नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी ज़माने में इस धरती पर एक ऐसा गांव था जहां सभी लोग एक दूसरे के दिलों पर राज किया करते थे। गांव के सभी लोग छल कपट से दूर हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में काम आते। उसी गांव में एक ठाकुर साहब भी रहते थे। ठाकुर साहब के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी। गांव के सभी किसान ठाकुर की जमीन पर खेतीबाड़ी किया करते और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनाज ठाकुर साहब को देते, ठाकुर साहब खुशी खुशी ले लिया करते। उस गांव में एक बुढ़िया अपने दो बच्चों रामू और शामू के साथ रहती थी। उसने भी ठाकुर साहब से 2 बीघा जमीन मांगकर उस पर खेती बाड़ी किया करती। एक बार जब वह बुढ़िया एक बोरी अनाज लेकर ठाकुर साहब को देने गई तो ठाकुर साहब ने अनाज लेने से मना कर दिया और कहने लगे, मेरे पास तो बहुत सारी ज़मीन है और बहुत सारा अनाज भी मुझे मिल जाता है। इतना सारा अनाज लेकर मैं क्या करूँगा? तू इस गांव की गरीब औरत है। तू अपने लड़कों के साथ मेरी ज़मीन पर खेती कर और मौज मस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर। तुझे मुझको अनाज देने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर साहब के मना करने पर बुढ़िया अनाज की बोरी लेकर अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद बुढ़िया के दोनों बेटे रामू और शामू खेत में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। अचानक उनका फावड़ा किसी चीज़ से टकरा गया। फिर दोनों भाइयों ने उस जगह को खोद कर देखा तो उन्हें मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। फिर वह घड़ा लेकर दोनों भाई ठाकुर साहब की हवेली पर गए और मोहरों से भरा घड़ा ठाकुर साहब को देने लगे। ठाकुर साहब हंसते हुए कहने लगे, तुम दोनों भाई कितने भोले हो। यह घड़ा तुम दोनों भाइयों को ज़मीन के अंदर से मिला है, इसीलिए इस घड़े पर तुम दोनों भाइयों का ही अधिकार है। रामू और शामू कहने लगे, मालिक, जिस ज़मीन के नीचे यह मोहरों से भरा घड़ा मिला है वह ज़मीन तो आपकी है, इसीलिए इस घड़े पर आपका ही अधिकार है। बुढ़िया भी कहने लगी, ठाकुर साहब, यह मोहरों से भरा घड़ा यदि आपके खेत में मिला है तो इसका मतलब यही है कि आपके पूर्वजों ने ही अपने ज़मीन में इसे गाड़ा होगा, इसीलिए आपको ही इस घड़े को लेना होगा। बुढ़िया और उसके दोनों बेटों के बहुत समझाने के बाद भी ठाकुर साहब ने सोने की मोहरों से भरा घड़ा लेने से इनकार कर दिया। तो दूसरे दिन बुढ़िया ने गांव के पंचों के बीच अपनी बात को रखा। पंचों ने भी एक स्वर में अपना फैसला सुनाया कि इस मोहरों से भरे घड़े पर सिर्फ खेत में काम करने वाले आदमी का ही अधिकार है। पंचों की बात को भी जब दोनों गंवार भाइयों ने मानने से इनकार कर दिया तो पंचों ने कहा, जब तक इस धन को गाड़ने वाले का पता न लगे तब तक तुम दोनों भाई इसे संभाल कर रखो। फिर रामू और शामू दोनों भाई कहने लगे, यह सोने की मोहरों से भरा घड़ा मेरे किसी काम का नहीं है। पता नहीं किसने किस मकसद से ये सोने की मोहरें ज़मीन में गाड़ी थीं। हम किसी दूसरे की अमानत अपने पास क्यों रखें? यदि आप लोग सही न्याय कर सकते हैं तो करिए, वरना हम इस सोने की मोहरें राजा के राजकोष में जमा करा देंगे। फिर पंचों ने कहा, हमने तो अपना फैसला सुना दिया, तुम दोनों भाई मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी। फिर दोनों भाई मोहरों से भरा घड़ा लेकर राजा के दरबार में गए। राजा साहब ने दोनों की बातें सुनने के बाद कहा, अपनी प्रजा की सेवा करना मेरा धर्म है।
अपनी प्रजा के धन को राजकोष में जमा करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों भाई बेकार में ही इस सोने की मोहरें लेकर मेरे पास आए हो। गांव के पंचों ने सही फैसला सुनाया है। पंचों की बात तुम दोनों भाइयों को मान लेनी चाहिए और यह मोहरों से भरा घड़ा अपने पास रख लेना चाहिए। राजा की बात सुनकर रामू और श्यामू बड़े निराश हुए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम आपका ये आदेश नहीं मानेंगे। अब तो हम दोनों भाई गांव के लोगों के सामने ये मोहरों से भरा घड़ा खेत में उसी जगह गाड़ देंगे जहां से ये हमें मिला था। उस समय का ऐसा दौर था कि जैसी प्रजा थी वैसा ही उनका राजा भी था। राजा ने कहा, मैंने तो अपना फैसला सुना दिया, अब जैसी तुम दोनों भाइयों की इच्छा हो तुम वैसा ही करो। दूसरे दिन दोनों भाइयों ने सोने की मोहरों से भरा घड़ा गांव वालों के सामने ठाकुर साहब के खेत में गाड़ दिया। फिर सभी गांव वाले अपनी अपनी दिनचर्या में मस्त हो गए। समय अपनी गति से गुजरता रहा। कई वर्ष बीत गए। बुढ़िया के दोनों बेटे रामू और श्यामू इस संसार को छोड़कर चले गए। गांव की पुरानी पीढ़ियां और वह राजा भी समय की धारा में विलीन हो गए। नई पीढ़ियों ने समय की गोद में धरती पर अपना कदम रखा। अब नए राजा और नए गांव के लोग और नए पंच परमेश्वर सब कुछ बदल चुका था, लेकिन पुरानी बातों की गंध अभी भी हवाओं में घुली हुई थी। एक दिन ठाकुर का बेटा रामू और श्यामू के बेटों से आकर कहने लगा, मेरा बाप तो मूर्ख और नासमझ था, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। जो मेरे खेत में गड़ा हुआ मोहरों से भरा घड़ा तुम लोगों ने निकाल कर अपने घर में छिपा कर रखा है, उसे चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रामू और श्यामू के बेटे सोचने लगे, लगता है ठाकुर के बेटे को मालूम हो गया है कि वह घड़ा हमने ज़मीन से निकाल लिया है, क्योंकि 4 दिन पहले ही वह मोहरों से भरा घड़ा रामू श्यामू के बेटों ने खेत से बाहर निकालकर अपने घर में रख लिया था। अब ठाकुर के बेटे से दोनों भाई अकड़ते हुए कहने लगे, ठाकुर, खेत तो तुम्हारा है, लेकिन उसमें काम हम लोग करते हैं। अगर खेत में काम करते समय हमें सांप काट ले और हमें कुछ हो जाए तो हमारे ही बच्चे अनाथ होंगे, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। और अपनी मेहनत से हमने यह घड़ा जमीन के अंदर से निकाला है, कोई चोरी हमने नहीं की है। ठाकुर का बेटा धमकी देते हुए कहने लगा, मैं भी देखता हूँ तुम सब मेरे धन को कैसे पचा पाते हो। रामू श्यामू के बेटे भी अकड़ते हुए बोले, ठाकुर, हमने तो वह मोहरों से भरा घड़ा पचा लिया है, तुम्हें अब जो करना है कर लो। फिर ठाकुर का बेटा गांव के पंचों से सलाह लेना शुरू किया। पंचों ने भी अपनी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। ठाकुर के बेटे ने अपने घर पंचों को बुलाकर उनकी खूब खातिरदारी करी। जब रामू श्यामू के बेटों को मालूम हुआ तो उन्होंने भी गांव के पंचों को अपने घर बुलाया, उनकी खातिरदारी करी और उनकी मुट्ठियां भी गर्म कर दीं। अब तो गांव में हर रोज रात को पंचायत होने लगी। पंचों की बात हर रोज बदलती रहती। धीरे धीरे गांव में 2 पार्टियां बन गईं। आधे लोग ठाकुर के बेटे के साथ थे तो आधे लोग रामू श्यामू के बेटों के साथ हो लिए। फैसला हो या न हो, पंचों की तो मौज ही मौज थी। काफ़ी समय गुजर गया। कुछ समय गुजरने के बाद पंचों ने फैसला किया कि खेत में मिली मोहरें आधी आधी दोनों पक्षों में बांट दी जाएं।
लेकिन रामू सामू के बेटों ने यह पंचों का फैसला मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास सोने की मोहरों की ताकत थी। उन्होंने पंचों को खूब पैसे बांटे, उन्हें घर बुलाकर खूब पार्टियां करी। फिर सभी पंच रामू सामू के बेटों के पक्ष में हो लिए। ठाकुर का बेटा मन मारकर चुपचाप बैठ गया। समय की धारा अपनी मस्ती में बहती रही। धीरे धीरे सभी पुराने पत्ते झड़ गए। एक पीढ़ी और समय की धारा में विलीन हो गई। अब नए दौर की नई पीढ़ी अपना जौहर दिखाने के लिए समय की गोद में एक बार फिर से अवतरित हुई। पुराने दौर की पुरानी बातों की गंध अभी भी हवाओं में तैर रही थी। एक दिन ठाकुर का नौजवान पोता अपने हाथ में नंगी तलवार लिए रामू सामू के पोतों के घर आया और उल्टी सीधी गालियां बकने लगा। रामू सामू के पोते भी अपने हाथ में गड़ासा लिए घर से बाहर निकले। ठाकुर के पोते ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार से वार कर दिया तो रामू के पोते की गर्दन धड़ से अलग हो गई। फिर सामू के पोते ने अपने गड़ासे से ठाकुर के पोते की गर्दन अलग कर दी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। पहली बार गांव में पसीने की जगह खून की धारा बहाई गई। गांव के सभी पंच मिलकर राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने जब सारी सच्चाई सुनी तो पंचों को फटकारते हुए कहने लगे, तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपा कर रखा? जमीन के अंदर में गड़ा हुआ धन चाहे किसी के भी खेतों से निकले, उस पर तो सिर्फ राजा का ही अधिकार होता है। राजा ने सभी पंचों को एक एक वर्ष की सजा सुनाई और अपने सिपाहियों को भेजकर रामू सामू के पोतों के घर में छिपाया गया मोहरों से भरा घड़ा राजकोष में जमा करवा दिया। हंसी खुशी से गुलजार रहने वाला वह गांव अब ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि में जलने लगा। अब ना तो कभी पंचों की पंचायत होती और ना ही लोग आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटते। अब गांव का हर आदमी बदले की आग में जलने लगा था। ईश्वर जाने समय की गोद में उठी हुई ये आग कभी बुझेगी भी या नहीं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।